हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बायो का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इसको पढ़ेंगे। तो इसमें हमने पढ़ लिया था कि सेल जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है वो सेल होती है और सेल की खोज किसने की थी और उससे रिलेटेड जितने भी साइंटिस्ट हैं उनके बारे में हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि जो सेल होती है वो दो तरह की हो सकती है। सेल के आधार पर जो जीव हो सकते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। पहला एक कोशिक जीव और दूसरा बहुकोशिक जीव। एक कोशिक जीव वो होते हैं जिनमें एक ही कोशिका के साथ सारे क्रियाकलाप होते हैं, संपन्न होते हैं। और बहुकोशिक जीव वो होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा कोशिकाएं पाई जाती हैं। और हमने ये भी देखा था कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, क्योंकि कोशिका से ही कोई भी बॉडी जो होती है, कोई भी जीव, पौधे तथा जंतु सभी क्या होते हैं, कोशिका से ही मिलके बने होते हैं। और कोशिका संरचनात्मक इकाई होती है क्योंकि पौधे तथा जंतु कोशिका से मिलके बने होते हैं। और क्रियात्मक इकाई इसलिए होती है कि जीव के सभी कार्य, पौधे तथा जंतु सभी कार्य किसी न किसी कोशिका या ऊतक के माध्यम से ही संपन्न होता है, इसीलिए इसे क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। आगे की क्लास में, आज की क्लास में हम देखेंगे कि कोशिका किससे बनी होती है और कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या होता है। तो कोशिका किससे बनी होती है, अगर आप किसी भी एक कोशिका को उठाएंगे, देखेंगे तो आपको तीन चीज़ें बहुत ही कॉमन मिलेंगी। पहला है, तीन चीज़ें कॉमन हैं किसी भी कोशिका में, और वो है प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य। ये आपको प्रत्येक कोशिका में मिलेगी, चाहे वो प्लांट कोशिका हो चाहे वो एनिमल कोशिका हो, उसमें आपको ये प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य मिलेगी। देखिए, केंद्रक किसी किसी कोशिका में आपको प्रिमिटिव स्टेज में मिलेगा, मतलब प्रारंभिक अवस्था में, और किसी में आपकी मैच्योर स्टेज में, मतलब फुल्ली डेवलप केंद्रक मिलेगा। तो जिसमें प्रारंभिक अवस्था में केंद्रक पाया जाता है, यानी कि उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, तो वो होता है प्रोकैरियोट। और जिसमें केंद्रक झिल्ली पूर्णतः डेवलप होती है वो होता है यूकैरियोट, मतलब यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो यहाँ आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि कोशिका, अगर आप किसी भी कोशिका को लेंगे, प्लांट कोशिका या एनिमल कोशिका, तो उसमें प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य होता ही होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है। तो देखिए, प्लाज्मा झिल्ली अगर आप ऐसे समझें कि प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, कोई भी अगर कोशिका है, ये अगर कोशिका है, एक कोशिका, तो इसमें आपको, ये आपकी है प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, आउटर, ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली, ये है आपका बीच में न्यूक्लियस, और ये है आपका साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो ये प्लाज्मा झिल्ली की बात हो रही है, तो चित्र से स्पष्ट हो रहा है आपको कि ये क्या है, सबसे बाहरी परत है। और क्योंकि ये सबसे बाहरी परत है तो इस वजह से ये क्या करती है, बाहर के इन्वायरमेंट यानी यहाँ से और यहाँ से संबंध स्थापित करती है। ठीक है, यहाँ से क्या अंदर जाएगा और यहाँ से क्या बाहर जाएगा, ये डिसाइड करती है ये। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होती है, वर्णात्मक पारगम्य होती है। इसको कहते हैं वर्णात्मक पारगम्य, मतलब ये डिसाइड करती है कि क्या चीज़ें अंदर जाएंगी और अंदर से क्या बाहर जाएगा, तो ये वर्णात्मक पारगम्य होती है। कोशिका के अंदर ये एक चीज़ और इसमें देखिए, ये जो होती है वो लचीली होती है। ठीक है, लचीली होती है मतलब फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है। और इसका जो मटेरियल होता है जिससे ये मिल के बना होता है वो होता है प्रोटीन प्लस लिपिड। तो ये किससे मिलके बनी होती है, प्रोटीन प्लस लिपिड। एक बार रिपीट कर लेते हैं, ये आपका पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया मैंने। ये सबसे बाहरी परत होती है कोशिका की, ये क्या होती है, बाहरी इन्वायरमेंट से और इनर इन्वायरमेंट को कनेक्ट करती है, जोड़ती है। और ये क्या करती है, लचीली होती है। ठीक है, और ये वर्णात्मक पारगम्य होती है, मतलब क्या बाहर जाएगा और क्या अंदर जाएगा इसको निर्धारित करती है। ठीक है, और ये किससे बनी होती है, प्रोटीन तथा लिपिड से। आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लिया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली क्या होती है। तो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि
प्लाज्मा झिल्ली के बारे में देख लिया था, कोशिका झिल्ली के बारे में। अब हम देखेंगे केंद्रक के बारे में। अगर ये एक कोशिका है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और यहाँ पे है केंद्रक, न्यूक्लियस। तो केंद्रक क्या है? कोशिका के मध्य में है, मध्य में दाएं बाएं हो सकता है। केंद्रक झिल्ली, केंद्रक जो होता है वो क्या होता है? एक झिल्ली से घिरा होता है, ठीक है। और ये जो झिल्ली होती है वो परफोरेटेड होती है, यानी कि छिद्रित होती है। ये ऐसे यहाँ छिद्रित होती है, जिससे क्या होता है कि केंद्रक साइटोप्लाज्म से, यानी कोशिका द्रव्य से, और केंद्रक द्रव्य, जो केंद्रक के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं, उससे क्या होता है? संपर्क स्थापित कर पाता है। दोनों कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि ये केंद्रक झिल्ली जो होती है वो परफोरेटेड होती है, यानी कि छिद्रित होती है। तो आपको समझ में आया कि केंद्रक क्या होता है? कोशिका के मध्य में पाया जाता है, मध्य में पाया जाता है, और ये एक झिल्ली से घिरा होता है जो छिद्रित होती है, जिससे ये कोशिका द्रव्य से संपर्क स्थापित कर पाती है। अब केंद्रक के बारे में एक और बात, केंद्रक में क्या होता है? गुणसूत्र होता है, यानी कि क्रोमोसोम होता है, ठीक है। और ये गुणसूत्र जो होता है, अगर केंद्रक को हम अलग से देखें, ये सिर्फ केंद्रक है, सिर्फ केंद्रक है, ठीक है। तो केंद्रक में क्या होता है? गुणसूत्र होता है, ये गुणसूत्र है। और ये गुणसूत्र किससे मिल के बना होता है? क्रोमेटीन से मिल के बना होता है। एक और संरचना देखें तो इसमें बहुत सारे धागे जैसी इस प्रकार से संरचना केंद्रक के अंदर पाई जाती है, बिखरे हुए थ्रेड, धागे। तो ये थ्रेड जो है वो क्या है? क्रोमेटीन है। क्रोमोसोम क्या करता है? और यही क्रोमेटीन धागे मिलके, ये वाले क्रोमेटीन धागे मिलके यहाँ पे क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम बना लेते हैं। ये क्रोमोसोम और यहाँ पे ये क्रोमेटीन धागे बहुत सारे। तो ये क्रोमोसोम जो होते हैं ये क्रोमेटीन धागों से मिलके बने होते हैं। क्रोमोसोम जो होता है वो डीएनए तथा प्रोटीन से बना होता है। ये जो क्रोमोसोम है ये डीएनए तथा प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसका क्रियात्मक खंड, क्रोमोसोम का जो क्रियात्मक खंड होता है उसे हम कहते हैं जीन। जीन यानी कि केंद्रक, एक बार फिर से देखिए, ये केंद्रक, इसकी जो बाह्य झिल्ली होती है वो परफोरेटेड, इसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है, केंद्रिका, ठीक है। केंद्रिका के अंदर आपकी जो होती है ये आपके, इसमें क्रोमेटीन थ्रेड, धागे बहुत सारी, और ये क्रोमेटीन थ्रेड जो होते हैं कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम बनाते हैं। इन्हीं क्रोमोसोम पे आनुवांशिक कैरेक्टर होता है जिनको हम जीन कहते हैं। ये पूरा क्रोमोसोम जो होता है वो डीएनए तथा प्रोटीन से मिलके बना होता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा केंद्रक क्या है। तो माता पिता के लक्षणों को पुत्र या पुत्री तक पहुंचाने का काम जो होता है वो केंद्रक ही करता है। किसके माध्यम से? क्रोमोसोम के माध्यम से। और क्रोमोसोम में क्या होता है? डीएनए होता है। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से मिलके बना होता है, ठीक है। अब आते हैं अगला टॉपिक। हमने देख लिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली, फिर हमने देख लिया केंद्रक, और अब आपका तीसरा जो 3 इम्पॉर्टेंट था जो सारी कोशिकाओं में पाया जाता था, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक तथा साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य हमने देखा था क्या होता है। ये जो आपका केंद्रक कोशिका है, ये पूरी कोशिका, ये केंद्रक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जिसमें आपके बहुत सारे कोशिका अंगक होते हैं, ये आपकी है साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। इसी कोशिका द्रव्य के अंदर बहुत सारे अंगक यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेक्टिका, ये सारी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो 3 आपको बहुत क्लियर हो गया होगा।
कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। कोशिका भित्ति प्लांट कोशिका में पाई जाती है, यानी कि पादप कोशिका के अंदर पाई जाती है, और ये क्या करती है, संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है कोशिका को। और ये कोशिका है तो इसके चारों तरफ ये कोशिका भित्ति पाई जाती है, संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, सेलुलोज एक जटिल पदार्थ होता है जो क्या करता है, इसको दृढ़ता प्रदान करता है। अगर कोशिका ऐसे विलयन में रखी जाती है जहाँ से वो क्या करती है, बहुत सारा जल एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है, तो क्या होती है, कोशिका फूल जाती है। फूल जाती है तो ये क्या करता है, कोशिका को फटने नहीं देता है, इसमें भी इसकी हेल्प करता है। ठीक है, तो कोशिका भित्ति एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है, बस प्लांट सेल में पाई जाती है। और क्या होता है कि ये कोशिका को जब कोशिका फूल जाती है तो उसको फटने नहीं देती है, फटने से बचाती है। यानी कि जब जीव द्रव्य का कुंचन हो जाता है, कोशिका फूल जाती है या सिकुड़ जाती है, तो उसको सुरक्षा प्रदान करता है ये कोशिका भित्ति। ठीक है, तो ये कोशिका भित्ति के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम आगे पढ़ते हैं। कोशिका अंगक। तो कोशिका अंगक में आपका आ जाता है, सारा कोशिका अंगक में आएगा, जैसे कि केंद्रक आएगा कोशिका अंगक में। और फिर आपका आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अंतःपरदव्य जलिका, रिक्तिका, गाल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी क्या हैं, कोशिका अंगक हैं। अगर ये एक जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका आप देख रहे हैं, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये क्या है, प्लाज्मा झिल्ली है। ये आपकी प्लाज्मा झिल्ली है, ये तारक केंद्र है, ये लाइसोसोम है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया, खुरदरी, अंतःपरदव्य जलिका, कोशिका द्रव्य केंद्रक, ये सब क्या है, इसके अंदर गिरे हुए हैं। तो ये क्या है, कोशिका के अंगक हैं, विभिन्न अंगक जिनके माध्यम से कोशिका अपने सभी कार्यों को संपन्न करती है। ये अलग अलग अंगक अलग अलग कार्य को संपन्न करते हैं। तो हम देख लेते हैं कि कौन सा अंग किस कार्य को संपन्न करता है। तो सबसे पहला आपका आता है अंतःपरदव्य जलिका। अंतःपरदव्य जलिका की अगर हम बात करते हैं तो अंतःपरदव्य जलिका जो होती है, आप इस डायग्राम में देखिए, खुरदरी अंतःपरदव्य जलिका, ये देखिए यहाँ पे एक संरचना पाई जा रही है, ये क्या है, अंतःपरदव्य जलिका। तो आप देखेंगे अगर ध्यान से तो ये नलिका तथा शीट्स जैसी आकार की आपको दिखेगी, या तो ये ऐसे आपको दिखेगी नलिका जैसी, और ये नलिका जैसे शीट जैसी दिखेगी। दो तरह की अंतःपरदव्य जलिका होती है, एक होती है खुरदरी और एक होती है स्मूथ। खुरदरी वो होती है जिस पे राइबोसोम्स लगे होते हैं, राइबोसोम्स लगे होते हैं तो उसको खुरदरी कहते हैं। और स्मूथ वो होता है जिस पे राइबोसोम नहीं लगे होते हैं। तो अंतःपरदव्य जलिका दो तरह की, खुरदरी तथा स्मूथ। खुरदरी अंतःपरदव्य जलिका क्योंकि उस पर राइबोसोम लगे होते हैं तो वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। ठीक है, और जो स्मूथ अंतःपरदव्य जलिका है वो वसा तथा लिपिड अणु बनाता है, फैट तथा लिपिड अणु बनाता है। और आपको पता है कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी है, प्रोटीन तथा लिपिड की। ठीक है, प्रोटीन तथा लिपिड की बनी है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो क्या करता है, वहाँ पे प्रोटीन भी बन रहा है राइबोसोम की मदद से, स्मूथ वाले खुरदरी वाले में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और स्मूथ वाले में आपका बन रहा है लिपिड तथा फैट। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों फिर कोशिका में जाते हैं। ठीक है, कोशिका में जाके फिर ये कोशिका द्रव्य के माध्यम से आपके मेम्ब्रेन तक पहुँचते हैं और ये मेम्ब्रेन के बनने में मदद करते हैं। तो आपने देखा कि कोशिका कैसे अपना सारा काम इन्हीं अंगकों के माध्यम से करती है। अंतःपरदव्य जलिका का कार्य देखें तो कार्य क्या होगा इसका, प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है,
प्रोटीन के निर्माण के बाद ये क्या करता है, ये कोशिका के अन्य माध्यम तक जो प्रोटीन बनाता है और लिपिड बनाता है उसको अन्य माध्यम तक, केंद्रक तक भी भेजता है, मतलब परिवहन का काम भी करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन तथा लिपिड का सिंथेसिस होता है और ये जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बनने में हेल्प करता है और ये कोशिका के विभिन्न भागों में प्रोटीन तथा लिपिड को भेजता है, परिवहन का काम करता है। एक और टॉपिक है इसमें, वर्टिब्रेट यानी कि कशेरुकियों में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। मतलब कि कोई भी ऐसी मेडिसिन है या ड्रग है जो ले ली गई है वर्टिब्रेट्स में, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब उसका निराविषीकरण करता है, विष के प्रभाव को ख़त्म करता है। ठीक है, अगला टॉपिक गाल्जी उपकरण। तो गाल्जी उपकरण भी अगर आप देखेंगे इसी डायग्राम में देखिए, ये है आपका गाल्जी उपकरण, ये वाली संरचना। तो ये भी आप देखेंगे क्या है, झिल्ली युक्त होती है, चपटी पुटिकाओं का एक सिस्टम होता है, तंत्र होता है। ये जो संरचना है आप देख रहे हैं, ये इस प्रकार से कुछ इस तरीके से संरचना है। तो ये चपटी पुटिकाओं की एक श्रृंखला होती है, तंत्र होता है और ये एक दूसरे के समानांतर, आप देख रहे हैं, एक दूसरे के समानांतर अरेंज होते हैं और ये सब मिल के कुंडिका का निर्माण करते हैं, इसको कहते हैं कुंडिका। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपकी जुड़ी होती है। इसका काम क्या होता है, ये पदार्थों का संचयन करते हैं और उनका रूपांतरण करते हैं। जो भी पदार्थ बनते हैं जैसे प्रोटीन, लिपिड, फैट, जो भी बन रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसका संचयन करता है और उसको रूपांतरित भी करता है, मतलब दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट करने का, बदलने का काम करता है। विशेष परिस्थिति में ये क्या करता है, सामान्य शक्कर को यानी शर्करा को जटिल शर्करा में बदलता है और ये लाइसोसोम भी बनाता है। गाल्जी उपकरण जो होता है ये लाइसोसोम, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइसोसोम बनाता है गाल्जी उपकरण। ठीक है, तो हमने गाल्जी उपकरण का काम देख लिया। पहला क्या है, ये पहला क्या कि ये पदार्थों का संचयन तथा रूपांतरण करता है, विशेष परिस्थिति में सामान्य शर्करा को जटिल शर्करा में बदलता है और लाइसोसोम का भी निर्माण करता है। तो ये आपका गाल्जीकाय हो गया। अगला इम्पॉर्टेंट, लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि लाइसोसोम में जो होता है पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। पाचक एंजाइम, ये भी क्या होती है, इसमें भी झिल्ली से घिरी एक संरचना होती है जिसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। ये एंजाइम कहाँ बनते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किस में बनेंगे आप लोग बताएंगे, स्मूथ में या रफ में। इसका काम क्या है, अगर इसके कार्य को नोट डाउन करें तो पहला कार्य इसका है, लाइसोसोम का पहला कार्य है कि ये क्या करता है, अपशिष्ट का निपटान करता है। मतलब जो भी कोशिका के अंदर टूटी फूटी कोशिकाएं, कोई कोशिका मृत कोशिका, कुछ भी मृत अंगक बन जाए, कुछ भी बन जाए, तो ये क्या करता है, उनको डाइजेस्ट कर लेता है। इसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम, पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, पाचक एंजाइम, तो वो उनको क्या करता है, गला देता है, डाइजेस्ट कर देता है और उनको फिर बाहर, कोशिका के बाहर पहुंचा देता है। तो ये कोशिका की साफ़ सफाई भी करता है, कोशिका के अंदर की साफ़ सफाई भी करता है। इसको आत्महत्या की थैली इसलिए कहते हैं क्योंकि कभी कभी अगर कोशिका ही क्षतिग्रस्त हो जाती है तो ये अपने फट जाता है, ये लाइसोसोम फट जाता है और इसका सारा पाचक एंजाइम बाहर निकलता है और ये पूरी कोशिका को ही डाइजेस्ट कर देता है, यानी ख़त्म कर देता है। तो इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। अब आपका अगला आता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसको कोशिका का बिजली घर कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। ये भी दोहरी झिल्ली से घिरी रहती है। इसका
अगर मेन पॉइंट माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखें तो पहला है कि कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। दूसरा है कि इसके अंदर क्या होता है, अपना डीएनए तथा प्रोटीन होता है, खुद का डीएनए तथा प्रोटीन होता है। तो ये अपनी कुछ संरचनाओं को खुद ही बनाता है, खुद का डीएनए तथा प्रोटीन। कोशिका का पूरा कोशिका की बात करें तो कोशिका का डीएनए और प्रोटीन किस में होता है, आपका न्यूक्लियस में ही डीएनए होता है, जिससे क्या होता है, कोशिका नए प्रोटीन को सिंथेसाइज करती है, ठीक है। और इसका खुद का अपना डीएनए तथा प्रोटीन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और पावर हाउस इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर ही एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है, एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी क्या करती है, कोशिका की मदद करती है। एटीपी एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो किसी भी काम को करने में व्यय होती है। अगला टॉपिक आता है प्लास्टिड। प्लास्टिड एक प्रकार का वर्णक है, ठीक है, वर्णक, और ये सिर्फ प्लांट कोशिका में पाया जाता है। एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। प्लास्टिड दो प्रकार का होता है। पहला होता है क्रोमोप्लास्ट और दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट यानी कि रंगीन वर्णक और ल्यूकोप्लास्ट यानी कि श्वेत या रंगहीन, जिसमें कोई कलर ना हो या फिर श्वेत कलर हो। रंगीन अलग अलग रंग के हो सकते हैं, अलग अलग प्लास्टिड अलग अलग पिगमेंट हो सकता है। जैसे ग्रीन प्लांट में पिगमेंट क्या होता है, क्लोरोफिल, जिसके कारण उसका रंग हरा होता है। ऐसे ही अलग अलग प्लांट में अलग अलग रंग जो होता है वो अलग अलग पिगमेंट के कारण होता है, ठीक है। तो ये प्लास्टिड आपका ख़त्म हुआ। अब आता है रसधानियाँ, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होती हैं, वैक्यूल्स की हम बात करें तो वैक्यूल्स क्या होती हैं, मेनली ये क्या होती हैं, संग्राहक होती हैं, मतलब ठोस तथा तरल को का संग्रह करती हैं। एनिमल सेल में ये छोटी होती हैं और प्लांट सेल में बहुत ही बड़ी होती हैं। कोशिका, इसमें क्या होता है, कोशिका द्रव्य भरा होता है, कोशिका द्रव्य ही भरा होता है, जिसमें अमीनो एसिड, प्रोटीन, ग्लूकोज, लिपिड, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो आपको रसधानियाँ समझ में आ गया होगा क्या होती है। एक बार आप रसधानियों को देख लीजिए प्लांट सेल में। ये देखिए प्लांट सेल है, इसमें ये रसधानी है, कितनी बड़ी है, ठीक है। तो ये प्लांट सेल में रसधानी जो होती है बहुत बड़ी होती है, कभी कभी 80 to 90% जो भाग होता है वो कवर करती है प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। और एनिमल सेल में ये बहुत छोटी होती है। इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म ही भरा होता है, ये संग्राहक का काम मुख्यतः करते हैं। लिपिड, प्रोटीन, वसा सब इसके अंदर भरा होता है। अब आपका अगला टॉपिक आता है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन क्या होता है, तो कोशिका विभाजन दो तरह का होता है, समसूत्री तथा अर्धसूत्री। समसूत्री विभाजन वो होता है, कोशिका विभाजन 2 टाइप, समसूत्री अर्धसूत्री, ठीक है। तो समसूत्री विभाजन यानी कि संतति कोशिका यानी कि डॉटर सेल में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो मातृ कोशिका के समान होती है। अगर समसूत्री विभाजन होता है तो संतति कोशिका में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, यहाँ देखिए ये समसूत्री विभाजन को दर्शाया गया है। समसूत्री विभाजन, ये जो मातृ कोशिका है इसके गुणसूत्र हैं, तो उतने ही गुणसूत्र आपके डॉटर सेल यानी कि संतति कोशिका में भी होती है। तो ऐसे विभाजन को कहते हैं समसूत्री विभाजन। ये कब होता है समसूत्री विभाजन, जीवों की वृद्धि में ये हेल्प करता है, जीवों की वृद्धि में, मतलब सेल्स की संख्या बढ़ाता है। ऊतकों की मरम्मत में, कोई ऊतक क्षतिग्रस्त हो गया, हमें पता है कि ऊतक जो है सेल से मिलकर बना होता है, तो अगर कोई सेल क्षतिग्रस्त हुई, ऊतक क्षतिग्रस्त हुई, तो वहाँ पे नई सेल बनाने का काम करता है समसूत्री विभाजन के माध्यम से। यानी कि ये क्या करता है, वृद्धि को बढ़ावा देता है, वृद्धि के लिए कारगर है और
ऊतकों की मरम्मत में हेल्प करता है समसूत्री विभाजन। अब आपका अगला है अर्धसूत्री विभाजन। ये देखिए यहाँ पे दर्शाया है अर्धसूत्री विभाजन को। ये मातृ कोशिका है, अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ से देखिए पहले क्या बना, 2 डॉटर सेल का निर्माण हुआ और फिर ये डॉटर सेल क्या होती हैं, मदर सेल की तरह काम करती हैं और फिर इनसे 2 और इनसे 2 का निर्माण हुआ, इससे 2 और इससे 2। तो यहाँ जितनी गुणसूत्रों की संख्या थी उसकी आधी रह जाती है यहाँ गुणसूत्रों की संख्या, ठीक है। तो गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है इसमें अर्धसूत्री विभाजन के अंदर। तो ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर इसमें कोई डाउट हो पढ़िएगा आप लोग इसको, कोई डाउट हो तो पूछिएगा और अगर कोई डाउट ना हो तो अच्छी बात है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए और शेयर कीजिए और अगर नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन उसका कारण बताइए। थैंक यू।